दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के बारे में। ये पार्ट 2 होगा डिविडेंड इनकम का। इसके पहले पार्ट 1 आया था जिसमें हमने बात करी थी डीम्ड डिविडेंड की। तो अगर आपने डीम्ड डिविडेंड वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर के वहां से फर्स्ट वीडियो जो पार्ट 1 इसका था वो देख सकते हैं। साथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो पहला वीडियो था जिसमें हमने चार्जेबल इनकम्स के बारे में पढ़ा था, तो वो भी आप जाकर के उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। क्योंकि देखिए पूरा चैप्टर जो है हम लोग सीक्वेंस में कवर करें, तो अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आने वाला है। टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए जब टैक्सेबिलिटी की हम बात करते हैं तो टैक्सेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी डिविडेंड आपने रिसीव किया है वो टैक्सेबल होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो टैक्सेबिलिटी की जब बात आती है तो पहले पास्ट में भी समझ लेते हैं कि पास्ट में क्या होता था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ अप टू असेसमेंट ईयर 2020 टू 21, यानी कि जो हमारा असेसमेंट ईयर 2020 से लेकर के 21 तक था, तब तक के हमने जो भी डिविडेंड इनकम रिसीव करी है फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाती थी। ठीक है, जो भी डिविडेंड आप रिसीव कर रहे हो फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी अप टू असेसमेंट ईयर 2020 टू 21, यानी कि प्रीवियस ईयर कौन सा 1920 वाला, तो वहां तक आपका जो भी डिविडेंड इनकम होता था वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता था। आप क्या करते थे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उस डिविडेंड का नाम लिख करके डिविडेंड रिसीव फ्रॉम दिस कंपनी एग्जेम्प्ट, वहां पर बात ही खत्म, कोई टैक्सेबल नहीं होता था। और ये एग्जेम्पशन हमको मिलती थी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 के अंडर में। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रहती थी कि आपकी जो भी डिविडेंड इनकम है वो 10 लाख रुपए से अगर कम है तभी आपका एग्जेम्प्ट होता था। उसके ऊपर अगर आपका जाता है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाता था। और ये टैक्सेबिलिटी होती थी सेक्शन 115 BBDA। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये तो हो गया कि एग्जेम्प्ट हो गया, लेकिन देखिए पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट नहीं होता था वहां पे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता था कि जो भी डोमेस्टिक कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, आपके हाथ में, आप एज ए इन्वेस्टर अगर रिसीव करो उसको, तो आपके हाथ में तो एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन कंपनी जो पे कर रही है आपको, जो डोमेस्टिक कंपनी पे कर रही है आपको डिविडेंड, वो यहाँ पर डिडक्ट करती थी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115 ओ। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यहाँ पर डिडक्ट करके आपके हाथ में दिया जाता था और आपके हाथ में ये पूरा का पूरा डिविडेंड जो होता था वो एग्जेम्प्ट हो जाता था। लेकिन इसके बाद जब हमारा फाइनेंस एक्ट आया, फाइनेंस एक्ट ऑफ 2020, तो इसने क्या किया, इसने ये कहा कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अब हम हटा देंगे और अब से जो भी डिविडेंड होगा फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी वो टैक्सेबल होगा किसके हाथ में, इन्वेस्टर के हाथ में। यानी कि अगर आप कोई भी डिविडेंड रिसीव कर रहे हो फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, तो वहां पर अब वो जो डिविडेंड है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। अब आप उस पर टैक्स पे करोगे, अपना जो भी स्लैब रेट के हिसाब से आप टैक्स का पेमेंट करते हो। तो जब फाइनेंस एक्ट 2020 आया तो यहाँ पर क्या हो गया, डिविडेंड इज टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। जो भी इन्वेस्टर है उसके हाथ में जाकर के टैक्सेबल होगा। और किस रेट पे टैक्सेबल होगा, एट द एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब रेट। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहां पर जो भी टैक्स का पेमेंट कर रहे हो वो तो आप ही कर रहे हो, लेकिन आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं कर रहे हो। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कंपनी आपको, जो भी डोमेस्टिक कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है, वो यहाँ पर क्या काटती है, वो यहाँ पर काटती है TDS। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194। और ये होता है अगर 5,000 से आपका जो डिविडेंड इनकम है वो एक्सीड कर जाती है। तो इस बार क्या हो रहा है कि इस बार कंपनी जो है वो TDS काट करके आपके हाथ में देती है, आप उसको ले जाकर के ग्रॉस अमाउंट ऐड करते हो, फिर बाद में आप उसकी टैक्स लायबिलिटी को क्लेम करते हो। अभी आगे हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से होता है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आपको आइडिया में दे देता हूँ क्या होता है। देखें, जैसे मान लो कि अगर आपने 10,000 रुपीज का डिविडेंड रिसीव किया और 10% का TDS रेट हमारा चल रहा था, तो 10,000 का डिविडेंड आपका बना। 10% का अगर आप TDS पे करोगे, मतलब TDS कंपनी काटेगी अगर, तो 1,000 रुपये काट लेगी, तो आपके हाथ में जो आएगा वो आएगा 9,000 रुपये। ठीक है, ये होता है नेट अमाउंट और ये होता है ग्रॉस अमाउंट। मतलब जो 10,000 है वो ग्रॉस अमाउंट, 1,000 रुपये TDS, और नेट इनकम हमारी हो गई डिविडेंड की 9,000 रुपये। अब ये 9,000 रुपये आप रिसीव करोगे, लेकिन ये 9,000 रुपये आप अपने उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये वाला नेट अमाउंट नहीं दिखाओगे। आप कौन सा अमाउंट दिखाओगे, ये ग्रॉस वाला। यानी कि आप यहाँ पे क्या करते हो, ग्रॉसिंग अप करते हो। ठीक है, आप जो अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का स्टेटमेंट आप बना रहे हो, पूरा वहां पर टोटलिंग कर रहे हो, वहां पर आप डालोगे डिविडेंड रिसीव फ्रॉम XYZ कंपनी 10,000 रुपीज। तो ये आपका आ जाएगा 10,000 रुपीज। और ये 10,000 के हिसाब से आपकी टोटल इनकम निकलेगी। मतलब जैसे आप निकालते हो सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये सब ऐड करके आप अपनी टोटल इनकम निकालोगे। इस टोटल इनकम पे आप क्या करोगे, अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कंप्यूट करोगे। जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, उस टैक्स लायबिलिटी से आप ये 1,000 रुपए क्या करोगे, ये उसमें से डिडक्ट कर लोगे। जैसे सपोज अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 20,000 रुपए की, तो ये 20,000 रुपए में से आप क्या करेंगे, 1,000 रुपए यहाँ पर लेस कर देंगे, क्योंकि आपने TDS ऑलरेडी पे किया हुआ है। ठीक है, तो आप दोबारा थोड़ी पे करोगे। मतलब अगर यहाँ पर आपको TDS काटने को ना मिलता
तो एक बार तो कंपनी ने टीडीएस काटा, एक बार आप फिर से दे रहे हो, तो दो दो बार थोड़ी आप टैक्स का पेमेंट करोगे। तो 20,000 रुपये आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी, 1,000 रुपये उसमें से डिडक्ट हो गया, यानी कि अब आप पेमेंट जो करोगे गवर्नमेंट को वो 19,000 करोगे फाइनली। तो ये होती है हमारी टीडीएस का कॉन्सेप्ट। तो आप ये समझ गए कि जो भी डिविडेंड अब आप रिसीव कर रहे हो वो आपका टैक्सेबल होगा अगर आपने उससे डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव किया है। अभी धीरे धीरे करके हम लोग टीडीएस का रेट भी देखेंगे, उसके बाद आगे वीडियो में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ग्रॉसिंग अप होती है, किस तरीके से उसका रेजिडेंट अगर आप हो तो तब आपके केस में टैक्सेबल होगा, अगर आप फॉरेनर हो तब कैसे टैक्सेबल होगा। तो ये सारी चीजें भी हम लोग आगे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब देखिए जो भी टैक्सेबिलिटी होती है डिविडेंड इनकम की वो दो हेड्स के अंदर में जाती है, ठीक है, बेसिकली दो हेड्स के अंदर में जाएगी। एक होता है हमारा पीजीवीपी यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और दूसरा हमारा होता है अदर सोर्सेज। तो अगर आप एज ए ट्रेडर डिविडेंड इनकम को रिसीव कर रहे हो, आप ट्रेड करते हो मतलब आपका काम ही है सेल परचेज करना शेयर्स और सिक्योरिटीज को, तो अगर आप उस बिजनेस में कोई भी डिविडेंड इनकम रिसीव कर रहे हो तो वो आपकी टैक्सेबल कहाँ पर होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। लेकिन अगर आप एज ए इन्वेस्टर करो, जैसे अगर मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ और मैं कुछ शेयर से मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है और मुझे डिविडेंड इनकम रिसीव हो रही है, तो मेरा मेन काम तो पढ़ाने का है, लेकिन मैंने क्योंकि इन्वेस्टमेंट करी है उससे मुझे डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं इन्वेस्टर की तरह इसमें डिविडेंड इनकम को रिसीव कर रहा हूं तो फिर वो मेरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्सेबल होगी। तो अगर ट्रेडर की तरह हमने किया तो वो मेरी बिजनेस इनकम है, तो वो कहाँ जाएगी, पीजीवीपी हेड के अंदर में। अगर मैंने इन्वेस्टर की तरह किया तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्सेबल होगी। इसके बाद बात आती है डिडक्शन की। तो डिडक्शन की बात तो हम लोग देखिए नेक्स्ट वीडियो में एक बार करने ही वाले हैं, जो लास्ट वाला वीडियो होगा उसमें हम लोग डिडक्शन की ही बात करेंगे। यहां पर बस आप एक आइडिया ले लो कि डिडक्शन किस तरीके से हमको डिविडेंड में मिलती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे आपने मान लो ट्रेडर की तरह किया और आप उसको पीजीवीपी हेड के अंदर में अपनी डिविडेंड इनकम को दिखा रहे हो, तो यहाँ पर जो भी डिडक्शन होंगे उनकी कोई लिमिट नहीं है। आप सारे के सारे जितने भी ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अर्निंग द डिविडेंड इनकम सच एज कलेक्शन फीस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सो ऑन, इन सबका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। कोई भी लिमिट इसमें सेट नहीं की गई है, ठीक है, ये नहीं है कि डिविडेंड इनकम को क्रॉस कर जाएगा। जितना भी डिडक्शन है रीजनेबल डिडक्शन आप उसमें आराम से क्लेम कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट सेट नहीं है अगर आपने उसको एज अ बिजनेस इनकम दिखाया हुआ है पीजीपीपी हेड के अंदर में। लेकिन यहीं पर अगर मान लो आप इन्वेस्टर की तरह दिखाते हो और आप उसमें कहते हो कि हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल रहे हैं, तब आपकी लिमिट जो है वो अप टू 20% ऑफ द टोटल डिविडेंड इनकम है। मतलब अगर आपने 10,000 रुपए का डिविडेंड रिसीव किया है तो उसका 20% मैक्सिमम यानी कि 2,000 रुपए तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। किस केस में, इंटरेस्ट चार्जेस के लिए, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपके हुए हैं स्पेंड टू अर्न द डिविडेंड इनकम, उसके लिए आप यहाँ पर 20% तक का डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हो। और जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे जैसे कि मान लीजिए कमीशन हो गया, ठीक है, सैलरी गिवन टू द बैंकर हो गया, और एनी अदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ अटेनिंग सच डिविडेंड, तो ये सारे जो हैं ये डिडक्टेबल नहीं होते। खैर इसकी बात हम लोग डिडक्शन की एक अलग से सेपरेट वीडियो में करने वाले हैं, यहाँ पर बस आपको आइडिया दे दिया कि डिविडेंड इनकम में किस तरीके से आपको डिडक्शन मिलता है। इसके बाद बात अगर करें हम लोग टीडीएस की, मैंने आपसे कहा ना कि टीडीएस कटता है जो भी आप डोमेस्टिक कंपनी रिसीव उसमें डोमेस्टिक कंपनी से अगर रिसीव करो तो वहां पर टीडीएस काटती है। तो ऐसे फॉरेन कंपनी भी काटती है, अगर फॉरेन कंपनी का अपना कोई क्राइटेरिया है तो वो लोग भी टीडीएस काटते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट को पेमेंट करने की बात आती है। एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है हमको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194, मैंने आपसे अभी बोला था ना ये देखें यहाँ पर, ये था ना हमारा सेक्शन 194। जो भी डोमेस्टिक कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है उस डिविडेंड पे वो टीडीएस का डिडक्शन करेगी अंडर सेक्शन 194। तो ये आपको समझ में आ गया। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि 5,000 को एक्सीड करता है तब वहां पर होता है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं टीडीएस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020, क्योंकि इसी के बाद हमारा जो डिविडेंड इनकम थी वो टैक्सेबल हुई थी बाय एन इंडियन कंपनी यानी कि डोमेस्टिक कंपनी एट द रेट ऑफ 10% टू द रेजिडेंट शेयर होल्डर्स इफ डिविडेंड एक्सीड्स ₹5,000। तो अगर आप एक रेजिडेंट हो, रेजिडेंट शेयर होल्डर का यहाँ पर मतलब होता है शेयर होल्डर में कोई भी आ सकता है, जैसे इंडिविजुअल हो गया, फर्म हो गई, ठीक है, एचयूएफ्स हो गए। तो यहाँ पर अगर आप एक रेजिडेंट शेयर होल्डर हो और आप एक डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड को रिसीव कर रहे हो और आपकी डिविडेंड इनकम 5,000 रुपए को एक्सीड कर रही है, तो उस केस में टीडीएस का जो डिडक्शन होगा वो होगा एट द रेट ऑफ 10%। अगर 5,000 से कम होती है तो फिर वो एग्जेम्प्ट, ठीक है। 5,000 का मतलब समझिएगा, यहाँ पर जो 5,000 रुपए लिखा हुआ है ना, ये एक कंपनी के डिविडेंड की इनकम है। जैसे मान लीजिए कि आपने 3 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये हो गई कंपनी 1, ये हो गई कंपनी 2 और ये हो गई कंपनी 3। अब कंपनी 1 से मान लो कि आपको मिला है 4,500 रुपए का डिविडेंड,
कंपनी 2 से आपको मिला है 5100 रुपीज का डिविडेंड, कंपनी 3 से मान लीजिए कि आपको मिला हुआ है 4900 रुपीज का डिविडेंड। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो टोटल डिविडेंड कंपनी 1 का बना है वो 5000 से कम है। देखिए ऐसा नहीं कि कंपनी 1 प्लस कंपनी 2 प्लस कंपनी 3 हम करेंगे, ये चीज करके 5000 की लिमिट नहीं निकलती है। हर एक कंपनी से जो सेपरेटली आप डिविडेंड रिसीव करो उसकी लिमिट 5000 रुपए, अगर वो एक अमाउंट डिविडेंड का 5000 को एक्सीड करता है तब वो कंपनी टीडीएस वहां पर काटती है। तो जैसे कंपनी 1 का अगर केस आप देखेंगे तो यहाँ पर 4500 रुपीज है, तो यहाँ पर 5000 को एक्सीड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या यहाँ पे टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। इसके बाद कंपनी 2 की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर कितना है 5100 रुपीज है, तो 5100 रुपीज 5000 को एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर टीडीएस कटेगा? बिल्कुल कटेगा। कंपनी 3 की अगर आप बात करो तो कंपनी 3 में 4900 रुपीज है, तो क्या यहाँ पे टीडीएस कटेगा? 5000 से कम है, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो सिर्फ टीडीएस कौन काटेगा? कंपनी 2 यहाँ पे काटेगी, और इन दोनों का जो टीडीएस है ये यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब ये डिविडेंड यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट तो खैर पूरी तरीके से नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेटली आपको इस पे स्लैब के हिसाब से पेमेंट करना है, टीडीएस की सिर्फ बात हो गई यहाँ पर। तो ये मत समझेगा कि ये इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो रही है, एग्जेम्प्ट एक तरीके से नहीं हो रही क्योंकि अल्टीमेटली आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पूरा अमाउंट जाकर के वहां पर टैक्सेबल होने ही वाला है, लेकिन टीडीएस यहाँ पर नहीं कटेगा इसका। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट हमें और दिया गया, इफ द बेनिफिशियरी ऑफ द डिविडेंड इनकम डज नॉट प्रोवाइड अ पैन, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हो तो उस केस में आपका टीडीएस का रेट हो जाएगा 20%। तो आप बात समझ गए, अगर आप रेजिडेंट शेयर होल्डर हो, डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड रिसीव करते हो, 5000 रुपए को डिविडेंड एक्सीड करता है तो उस केस में टीडीएस का रेट होगा 10%, अगर पैन नहीं प्रोवाइड किया तो वो 20%। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं, हाउएवर नो टैक्स वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एनी डिविडेंड पेड और ड्यू टू एलआईसी और जीआईसी, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो जो भी डिविडेंड यहाँ पर एलआईसी और जीआईसी रिसीव करें तो उनके उसमें डिविडेंड इनकम पे कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर बोल रहे हैं, व्हेन अ डिविडेंड इज पेड टू अ नॉन रेजिडेंट, ठीक है, कोई भी डिविडेंड अगर एक नॉन रेजिडेंट को पेमेंट होगा या फिर किसी फॉरेन फर्म को पेमेंट होगा, द टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 195 अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट डीटीएए, यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो जो भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसको नजर में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए तब वहां पर टीडीएस का डिडक्शन होगा। एक चीज को समझिए, डीटीए को शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है और ये एक कोई दूसरी कंट्री है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम दोनों के बीच, मतलब इंडिया और याली कंट्री के बीच में अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के साइन है, तो उस केस में क्या होगा कि आप यहाँ पर वो जो डबल टैक्सेशन का रिलीफ होता है वो क्लेम कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने यहाँ पर पेमेंट कर दिया तो आपको यहाँ पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं उसकी। तो क्योंकि आप देखो, अगर ये वो एनआरआई हो तो हो सकता है कि आप यहाँ पर इनकम को रिसीव करके बाहर लेके जा रहे हो, और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर रिसीव करो तो हो सकता है आप इंडिया में उसको लेकर के आ रहे हो, तो आपको दो दो बार टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने एक जगह पे टैक्स का पेमेंट कर दिया है तो दूसरी जगह पे आप टैक्स का पेमेंट करने से बच सकते हो, उसको कहते हैं डबल टैक्सेशन का रिलीफ ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे जब भी एक नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन फर्म को पेमेंट होगा। इसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट में बोले द डिविडेंड इनकम इन द हैंड्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट पर्सन में आपके आ जाते हैं एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन यानी कि एनआरआईज इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20% विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो भी एनआरआईज है उनके केस में टीडीएस का रेट कितना हुआ 10%, ये 20%, लेकिन यहाँ पर 10% भी होगा अगर ये किसमें किया इन्होंने जीडीआर में, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट ऑफ एन इंडियन कंपनी और अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो अगर किसी एनआरआई ने, ठीक है, किसी एनआरआई ने अगर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर किसी डोमेस्टिक कंपनी के जीडीआर में इन्वेस्ट किया हुआ है इन फॉरेन करेंसी, ठीक है, परचेज किया है इन फॉरेन करेंसी, मतलब अपनी करेंसी में जो उनकी डॉलर है या फिर कोई और करेंसी में अगर उन्होंने परचेज किया है किसके, इंडियन कंपनी या फिर पीएसयू के जीडीआर को, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट को, तो उस केस में टीडीएस का रेट होगा 10%, सॉरी, ठीक है, 10%। लेकिन अगर और किसी तरीके से किया है किसी दूसरी कंट्री में उसमें किया हुआ है कंपनी में, तो फिर उस केस में क्या होगा, ये 20% हो जाएगा। उसके बाद फिर ये लास्ट एक पॉइंट हमको बोल रहा है, फर्दर डिविडेंड इनकम ऑफ एन इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। तो आप ये समझ गए कि एनआरआई के केस में 10% होगा अगर उन्होंने जीडीआर ऑफ एन इंडियन कंपनी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में किया इन फॉरेन करेंसी, और 20% होगा अगर किसी और तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, और यही अगर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है तो फिर उसका टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल रेट 10%। अब इस पूरे टॉपिक को एक बार कंक्लूड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहले पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो जो भी डिविडेंड्स हैं इंक्लूडिंग डीम डिविडेंड, अब देखिए डीम डिविडेंड क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको
पार्ट 1 ऑफ डिविडेंड इनकम में बताया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके डिविडेंड को डीम डिविडेंड बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ डोमेस्टिक कंपनी, तो ये क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। ठीक है, टैक्सेबल कैसे होंगे, आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनका ग्रॉस अमाउंट ऐड होगा। दूसरा पॉइंट हमें बोला है डिविडेंड्स फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी टैक्सेबल होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हाउएवर द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट एम्पावर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, हेंस द क्वेश्चन ऑफ ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड डज नॉट अराइज। तो यहाँ पर ग्रॉसिंग अप नहीं होती, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि 10,000 रुपये आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, 1,000 रुपये आपका टीडीएस कट गया, तो आपके हाथ में जो आया वो 9,000 रुपये आया, ये नेट अमाउंट था और ये ग्रॉस अमाउंट होता है। तो आपके जो इनकम में ऐड होता है वो ग्रॉस अमाउंट होता है। अगर आप एक रेजिडेंट हो तो उस केस में आपका क्या होता है कि ग्रॉस अमाउंट ऐड होता है, अगर आपने डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये तो टीडीएस काटती नहीं है, तो क्वेश्चन में अगर जैसे मान लो आपको यहाँ पर कोई अमाउंट दे दिया जाता है तो वो ग्रॉस अमाउंट ही होगा। अब बात को समझना, जो टीडी जो भी आपको वो डिविडेंड इनकम रिसीव हुई है फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, तो अगर उन्होंने नेट अमाउंट आपको दिया हुआ है तो नेट अमाउंट आपके उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आता है, आपके उसमें ग्रॉस अमाउंट जाता है। तो उस केस में आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। ग्रॉसिंग अप करने का तरीका होता है कि आप लिखोगे यहाँ पर नेट अमाउंट अपना मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस टीडीएस का जो भी रेट होगा, तो ये हो जाएगा 9,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10, क्योंकि टीडीएस का रेट था 10%, तो ये हो जाएगा 90। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 10,000 रुपीज। तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉसिंग अप, मतलब नेट अमाउंट अगर हमको दे दिया जाता है क्वेश्चन में तो उसको हम लोग ग्रॉस अमाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्रॉस अमाउंट हमारे उसमें जाता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी क्योंकि टीडीएस काटती नहीं है, तो वहां पर जब टीडीएस उन्होंने काटा ही नहीं तो ग्रॉसिंग अप की बात कहां से आएगी। तो ये चीज आप समझ गए कि ग्रॉस अप किस तरीके से करते हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखिए क्या बोले, डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी। अगर आप कोई भी डिविडेंड रिसीव करते हो फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी तो उसमें क्या होगा कि आपका नेट अमाउंट वहां पर इंक्लूड किया जाएगा। जैसे डोमेस्टिक कंपनी से अगर हमने डिविडेंड को रिसीव किया तो वहां डोमेस्टिक कंपनी में हमने क्या किया था, हमने ग्रॉस अमाउंट को इंक्लूड किया था अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन अगर हमने फॉरेन कंपनी से रिसीव किया है तो उस केस में हम नेट अमाउंट को इंक्लूड करेंगे अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको यहाँ पर यह रखना है कि वेयर एन एसएससी क्लेम्स डबल टैक्सेशन रिलीफ, अभी मैंने आपको बोला ना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, तो अगर आप फॉरेन कंपनी से रिसीव करो इसका मतलब हो सकता है फॉरेन कंपनी ने अपनी कंट्री में वहां पर कुछ टीडीएस काटा हो। तो अगर आप डबल टैक्सेशन रिलीफ क्लेम कर लेते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपका ग्रॉस अमाउंट जो होगा वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। अगर आप डबल टैक्सेशन रिलीफ क्लेम नहीं कर रहे हो तो उस केस में नेट अमाउंट इंक्लूड होगा, अगर आपने क्लेम कर लिया तो फिर ग्रॉस अमाउंट इंक्लूड होगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में यहां पर बोले इन केस ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन शेयर होल्डर फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी which has deducted tax at source but has not paid the deducted tax amount to the Indian government, the amount deducted as tax at source shall not be included in the dividend income of the Indian shareholder। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी इंडियन शेयर होल्डर ने किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और उस फॉरेन कंपनी ने टीडीएस का डिडक्शन वहां पर किया है और टीडीएस का डिडक्शन करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर पेमेंट नहीं किया है, तो उस केस में उसको डबल टैक्सेशन रिलीफ एक तरीके से नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर किसी इंडियन शेयर होल्डर ने किसी फॉरेन कंपनी ने किया वहां से उसका टीडीएस कटा और वो टीडीएस इंडियन गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया गया, तब क्या होगा कि उस इंडियन शेयर होल्डर की डिविडेंड इनकम जो होगी वो नेट इंक्लूड की जाएगी उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर वो लोग टीडीएस काटने के बाद, वो फॉरेन कंपनी टीडीएस काटने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं उस टैक्स का, तो फिर यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट इंक्लूड होगा। ठीक है, इसलिए यहां पर देखिए दिया हाउएवर वेयर द असेसी इज एंटाइटल्ड टू डबल टैक्सेशन रिलीफ अंडर सेक्शन 91 द ग्रॉस डिविडेंड शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम। अब समझते हैं पूरे इसको क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। अगर आप मान लो रेजिडेंट इंडियन हो, ठीक है, रेजिडेंट शेयर होल्डर अगर आप हो, तो उस केस में क्या होगा, आपने अगर डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव किया तो डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव करने पे अगर आपका डिविडेंड का अमाउंट 5,000 रुपए को एक्सीड कर जाता है तो इस केस में आप क्या करोगे, टीडीएस का आपका डिडक्शन होगा एट द रेट ऑफ क्या, 10%। और आपका यहाँ पर जो अमाउंट इंक्लूड होगा वो कौन सा इंक्लूड होगा, ग्रॉस अमाउंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था कि 10,000 रुपीज का आपका डिविडेंड था, 1,000 रुपए आपका मान लो टीडीएस कट गया, इसमें 9,000 रुपए आपको रिसीव हुआ, तो ये 9,000 रुपए आपकी नेट डिविडेंड इनकम है और ये है आपका ग्रॉस अमाउंट और ये है आपका टीटीएस। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो भी टोटल मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि अगर टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी ये 10,000 रुपए तो आप अपना इंक्लूड कर रहे हो अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके बाद क्या होता है कि आप दो बार टैक्स नहीं देते हो, जो टोटल टैक्स की आपकी लायबिलिटी बन रही है उस टोटल टैक्स की लायबिलिटी में से, जैसे मान लो 20,000 की आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी, उसमें से आप ये टीडीएस को डिडक्ट कर सकते हो। मतलब 1,000 रुपए डिडक्ट करके आप अल्टीमेटली पे करोगे 19
1000 रुपीज। तो आपको दो दो बार टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि एक बार आपने 1000 रुपये पेमेंट कर दिया तो उसका क्रेडिट एक तरीके से आपको यहाँ पर मिल गया। जैसे जीएसटी में मिलता है ना हमको आईटीसी का क्रेडिट, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्रेडिट इसका मिल जाता है। लेकिन अगर मान लो आपने किसी फॉरेन कंपनी में रिसीव किया है, ठीक है, किसी फॉरेन कंपनी से अगर आपने डिविडेंड इनकम रिसीव करी, अगर आप एक रेजिडेंट इंडियन या फिर रेजिडेंट शेयर होल्डर होते हो तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उन्होंने भी टीडीएस काटा होगा, जो भी उनका रेट होगा, ठीक है, वो हमको नहीं पता, जो भी उनका फॉरेन कंपनी का फॉरेन कंट्री का वहां पर टीडीएस का रेट होगा, उस टीडीएस के रेट के हिसाब से उन्होंने वहां पर टीडीएस का डिडक्शन किया होगा। अब टीडीएस के डिडक्शन में यहाँ पर दो बातें आती हैं। अगर उन्होंने टीडीएस का डिडक्शन करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है अगर उसको पे कर दिया है, जो भी टीडीएस का वहां पे डिडक्शन किया है अगर वो पे कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, ग्रॉस अमाउंट हमारे उसमें इंक्लूड होगा। या फिर अगर डबल टैक्सेशन रिलीफ आप क्लेम कर लेते हो तो डबल टैक्सेशन रिलीफ क्लेम कर लो, या फिर ठीक है यहाँ पर डबल टैक्सेशन रिलीफ हो गया। तो या तो वो जो टीडीएस उन्होंने काटा वो इंडियन गवर्नमेंट को अगर पे कर देते हैं, या फिर आपने अगर वो क्लेम कर लेते हो डबल टैक्सेशन रिलीफ, अगर आप क्लेम कर लेते हो तो उस केस में जो भी होगा वो आपका ग्रॉस अमाउंट आपके इनकम में इंक्लूड होगा, यानी कि 10,000 रुपए। लेकिन अगर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को पेमेंट काटने के बाद नहीं किया तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका नेट अमाउंट इंक्लूड होगा। अब देखिए नेट अमाउंट इंक्लूड होने का एक तरीके से आपके लिए लॉस होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप दो दो बार टैक्स का पेमेंट करोगे। जैसे 9,000 रुपए पे, ये जो 9,000 रुपए है आपने टीडीएस का पेमेंट तो मान लो 1,000 रुपए कर दिया, अब आपका 9,000 रुपए क्या होगा, ये नेट अमाउंट आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के ऐड होगा। और ये 9,000 आपकी इनकम पे, मतलब जो भी आपका स्लैब होगा, जैसे 30% के स्लैब में मान लो अगर आप आ रहे हो तो ये 30% के हिसाब से आप ये 9,000 रुपए पे भी टैक्स का पेमेंट करोगे। मतलब 9,000 का 30% 27, ये 2,700 रुपीज, तो 2,700 रुपए ये भी पेमेंट करोगे, साथ में 1,000 रुपए आपने और पेमेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब है नेट अमाउंट अगर आपके इनकम में इंक्लूड हो रहा था, आप दो बार टैक्स का पेमेंट यहाँ पर कर रहे हो। लेकिन अगर आपका ग्रॉस हो गया तो आपने एक ही बार पेमेंट किया। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये जो अगर आपका नेट अमाउंट इंक्लूड हुआ है तब आपको ये टीडीएस काटने का डिडक्शन नहीं मिलता, मतलब आप अपनी टोटल टैक्स की लाइबिलिटी से ये टीडीएस का डिडक्शन नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ग्रॉस अमाउंट इंक्लूड हुआ है तो फिर ग्रॉस अमाउंट में आप लास्ट में अपनी टैक्स लाइबिलिटी से उसको रिड्यूस कर सकते हो। इसके बाद बात आती है हमारे फॉरेन रेजिडेंट की या फिर एनआरआई की, ठीक है। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हो या फिर अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो, तो डोमेस्टिक कंपनी से अगर आपने रिसीव किया तो डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव करने में तो इनका वही टीडीएस का रेट रहेगा। टीडीएस का रेट कितना था इनका, टीडीएस का रेट इनका था 10%। देखिए दो केस थे यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको। अगर इन्होंने डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव किया है तो यहाँ पर दो केस होते थे। अगर इन्होंने जीडीआर में इन्वेस्ट किया हो, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट ऑफ डोमेस्टिक कंपनी या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो इस केस में टीडीएस का रेट इनका होता था 10% का, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इनके ग्रॉस अमाउंट यहां पर इंक्लूड होगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि इन्होंने किसी और तरीके की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसमें इनका रेट कितना था, 20% का, ठीक है। 10% इसमें और 20% उसमें। इसके बाद अगर इन्होंने किसी फॉरेन कंपनी से रिसीव किया तो फॉरेन कंपनी में इनके में भी यही वाले पॉइंट्स हमारे एप्लीकेबल होंगे कि गवर्नमेंट को अगर पेमेंट कर दिया गया है तो फिर ग्रॉस अमाउंट, और अगर गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं किया है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को तो फिर उस केस में नेट अमाउंट। तो आप ये समझ गए कि अगर आप एक रेजिडेंट हो, नॉर्मली अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको रेजिडेंट के ही केस वहां पर देखने को मिलेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 5,000 को अगर आपको एक्सीड करे तो टीडीएस का डिडक्शन होगा। दूसरी चीज वहां पर ग्रॉस अमाउंट आपका इंक्लूड होगा। इसके बाद ग्रॉसिंग ऑफ का तरीका मैंने आपको सिखाई दिया कि ग्रॉसिंग ऑफ किस तरीके से करते हैं। मान लो अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है नेट अमाउंट आपका 9,000 रुपीज है, ठीक है, और टीडीएस का रेट यहाँ पे बता दिया आपको एट द रेट ऑफ 10%। तो ग्रॉसिंग अब आप किस तरीके से करोगे, 9,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस टीडीएस, यानी कि 100 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 90। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10,000 रुपीज। तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉसिंग ऑफ, ठीक है, ग्रॉसिंग आप। ये चीज आपको अभी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वाला जो हम लोग टॉपिक करेंगे उसमें भी आपको एक ग्रॉसिंग अप सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है कि ग्रॉसिंग वो जो ग्रॉस अमाउंट होता है वही हमारा जाकर के इनकम में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरीके से डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी होती है, साथ में उसको ग्रॉस अप कब कब करना पड़ता है। एक दो पॉइंट और है, ये भी डिस्कस करके इसको खत्म करते हैं। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में अगर आप देखेंगे, जैसे फोर्थ पॉइंट तक हमने डिस्कस कर लिया था, फिफ्थ पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहे हैं द डिविडेंड फॉर सेवरल ईयर्स इज डिक्लेयर्ड इन सम लेटर ईयर एंड पेड इन लमसम, ठीक है। मतलब कई साल का जो डिविडेंड हमारा ड्यू था वो एक साथ में उन्होंने डिक्लेयर किया और एक ही साथ में लमसम में उठा करके उसका पेमेंट कर दिया। इन दैट लेटर ईयर द डिविडेंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इन विच दे आर सो डिक्लेयर्ड। जैसे कि मान लीजिए कि 2018 से 19 का था, 19 से 20 का था, 20 से लेकर के 21 का था, 21 से लेकर के
22 का, जो हमारा अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है इस समय वो 21 से लेकर के 22 का है। तो ये पूरे के पूरे इतने पिछले साल के जितने भी थे बचे हुए, इन सब का जो भी डिविडेंड था वो इन्होंने एक ही साथ में 21 से लेकर के 22 के प्रीवियस ईयर में यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। तो जब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है तो जिस भी प्रीवियस ईयर में इन्होंने डिक्लेयर किया है, हम उसी प्रीवियस ईयर में पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे। मान लो अगर आपको 50,000 रुपए डिविडेंड यहाँ पर रिसीव हुआ है पूरे के पूरे को, तो हम ये मानेंगे कि ये जो डिविडेंड है ये इसी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इज डीम टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच दे आर सो डिक्लेयर्ड। और इसके बाद लास्ट आता है प्लेस ऑफ अक्रूवल, जो कि आपको रेजिडेंशियल स्टेटस वाले जो चैप्टर होता है उसमें हेल्प करेगा। यहाँ पर बोले द डिविडेंड पेड बाय इन इंडियन कंपनी, अगर कोई भी डिविडेंड इंडियन कंपनी ने पे किया है आउटसाइड इंडिया, दैट डिविडेंड शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो कोई भी डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी पे कर रही किसी अपने रेजिडेंट को पे कर सकती है या फिर किसी एनआरआई को, अगर फॉरेन में पे करी तो वो डिविडेंड ये माना जाएगा कि दैट डिविडेंड इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। मतलब वो डिविडेंड जो इंडिया से ही अक्रू या अराइज हुआ है, चाहे उसका पेमेंट फॉरेन में हो रहा हो, किसी भी कंट्री में हो रहा हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला डिविडेंड पेड बाय अ फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया इज नॉट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो कोई भी फॉरेन कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रही है आउटसाइड इंडिया तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, चाहे वो किसी रेजिडेंट इंडियन को ही पे कर रही हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई यूएसए में अगर कोई हमारा रेजिडेंट इंडियन रह रहा है, वो रेजिडेंट था लेकिन यूएसए में कुछ दिन के लिए वो रह रहा था, और वहां पे उसने यूएसए की कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था, वहां से उसको डिविडेंड रिसीव हुआ आउटसाइड इंडिया, मतलब यूएसए में ही उसको रिसीव हो गया। तो हम ये नहीं मानेंगे कि ये रेजिडेंट अगर है तो ये डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होगा, ये आउटसाइड इंडिया ही माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने टैक्सेबिलिटी पूरी डिस्कस कर ली। इसको कहीं पर किसी भी तरीके का आपको डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको सीक्वेंस में और वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।